अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। जैसे कि आपको मालूम है कि सर कासिम आपको हमेशा एक सीक्वेंस के साथ बायोलॉजी पढ़ाता है। तो चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। बिल्कुल हर एक टॉपिक को हम डिटेल और तफसील के साथ आपके सामने पेश करते हैं। सेकेंड ईयर बायोलॉजी तक आपकी जो रिक्वायरमेंट टॉपिक की होती है, मेरी कोशिश यही है कि वो सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करो। तो शुरू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर आपने ब्रीथिंग पर मेरा लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज इसी प्लेलिस्ट में आपको ब्रीथिंग का लेक्चर आपको आसानी के साथ मिल सके, तो तब जाकर ये लेक्चर आपको बड़ा क्लियर कट लगेगा। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का क्या, इसको हम दूसरे अल्फाज में सकन पंप मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच lung expel, in which lung relax to take air and contract to expel it। यानी जब ये लंग्स रिलैक्स हो जाए, बहुत सारी हवा इसके अंदर चली जाती है, और जब कंट्रिक हो जाती है तो बहुत सारी हवा इनसे बाहर निकल जाती है। तो कैसे ये हवा बाहर निकलती है, कैसे ये हवा अंदर आती है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेस को जो ब्रीथिंग कहा जाता है, द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग प्रोसेस। हाउ ब्रीथिंग अकर, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रीथिंग इस चीज का नाम है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द इनटेक ऑफ एयर इनटू लंग्स एंड आउटटेक ऑफ एयर फ्रॉम द लंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब ये दो फेजेस, अब ये दो मरहले किस तरह वाक़ हो जाता है? जी हां, ब्रीथिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी नहीं रुकता। जब ये रुक जाता है तो मतलब ये है कि आपका काम खत्म, फिर आपको एक्सपायर कंसीडर किया जाता है। ब्रीथिंग रेट रेस्ट कंडीशन में 15 से 20 टाइम पर मिनट है, जबकि ब्रीथिंग रेट एक्सरसाइज की कंडीशन में, यानी जब आप मूवमेंट करते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज की कंडीशन में 30 to 40 टाइम पर मिनट है। याद रखिए कि ब्रीथिंग को हमारे ब्रेन, मिड ब्रेन का जो पार्ट है, पोन्स, जो बिल्कुल सेरेब्रियम के फ्रंट में वाक़ है और मेड्यूला ओब्लांगेटा से नीचे वाक़ है, जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, ये पोन्स, ये इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सेंटर है। तो आइए देखते हैं कि इस ब्रीथिंग, इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कैसे हवा, इंस्पायरेशन के में हवा कैसे अंदर आ जाती है और एक्सपायरेशन में हवा कैसे बाहर चली जाती है। ये बात याद रखिए कि इस पूरे प्रोसेस में जो किरदार है, बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर दो मेन पार्ट है। एक को हम कहते हैं स्केलेटन, स्केलेटन जो कि बोन या कार्टिलेज की शक्ल में है, जबकि दूसरे को हम कहते हैं मसल। यहां पर ब्रीथिंग प्रोसेस में मसल का किरदार बहुत अहम है।
बल्कि सारा किरदार मसल का किरदार है। ये बात याद रखें कि हमारे सर के अंदर जो मसल है, हमारे नेक के अंदर जो मसल है, हमारी लरिंग्स के अंदर जो मसल है, हमारी ट्रिकिया की अंदर जो मसल है, हमारी ब्रोंकाई के अंदर जो मसल है और हमारे एब्डोमेन के अंदर जो मसल है, इन सब मसल का ब्रीथिंग मैकेनिज्म में अपना अपना किरदार है। लेकिन दो मसल का किरदार ब्रीथिंग प्रोसेस में बड़ा अहम है। एक मसल का नाम है इंटरकास्टल मसल, जो रिब्स के दरमियान जो मसल वाक़ मौजूद है उनको इंटरकास्टल मसल कहते हैं, उसका किरदार। और जबकि दूसरा डायफ्राम का किरदार, डायफ्राम वो मस्कुलर लेयर है जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान एक मस्कुलर लेयर है, जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं। उस मस्कुलर लेयर को डायफ्राम कहा जाता है। ये दो मेन मसल है जिसका किरदार ब्रीथिंग में बहुत ही अहम है। अगर ये दो मसल नहीं होंगे, मौजूद ना हो, तो फिर ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं वाक़ होती। तो जी, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे जो इस तौतिया और तमहीद पर। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बाद फिर प्रोसेस खाता हूं। फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इसके दो मरहले हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, दूसरे को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। याद रखें, जब हवा लंग्स के अंदर चली जाती है तो फिर हम कहते हैं इंस्पायरेशन या एक्सहेलेशन। ये भी याद रखें कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि ये प्रोसेस विदाउट एनर्जी अकर नहीं होता, ठीक है ना। और जबकि एक्सहेलेशन, जिसमें आउटटेक ऑफ एयर, यानी हवा का बाहर निकलना, हवा एयर पैसेज के जरिए लंग्स से बाहर जब निकलती है तो फिर हम कहते हैं एक्सपायरेशन। लेकिन आप अपने मीडियम में इस तरह करेंगे, द इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन while the outtake of air is called expiration. इंस्पायरेशन को इनहेलेशन कहा जाता है। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जो बगैर एनर्जी के वाक़े नहीं होता। क्लियर? जबकि एक्सपायरेशन, द आउटटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, और इसको हम एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। एक्स का मतलब है बाहर, ठीक है ना। और ये पैसिव प्रोसेस है। हवा खुद ब खुद जब लंग्स के अंदर जमा हो जाती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो खुद ब खुद बगैर एनर्जी के बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये कैसे बाहर निकलता है, देखो मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि इसकी तफसीलात क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरकास्टल मसल यानी रिब्स के दरमियान जो मसल है और डायफ्राम का मसल यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान जो मसल है, ये दो मसल इंतहाई अहम है। तो आप देख सकते हैं डायफ्राम बिकेम प्लेट। अब ये सबसे पहले जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान जो मस्कुलर लेयर है वो चिपटा हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर मूव अपवर्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकास्टल मसल। इंटरकास्टल मसल यानी रिब्स के दरमियान जो मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिब्स, आपको पता है कि 12 पेयर ऑफ रिब है, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। इस तरह के रिब्स के ऊपर जाने से स्टर्नियम और चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और लंग्स का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड द लंग हवा का प्रेशर क्या है, कम हो जाता है। अब जब इनसाइड द लंग्स हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा हवा एयर पैसेज के जरिए लंग्स को आना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या,
इंस्पायरेशन। मैं आपको एक और सादा तरीके से समझाता हूं कि जब डायफ्राम प्लेट हो जाता है, इंटरकास्टल मसल कंट्रिक हो जाते हैं, रिब्स ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी और लंग्स इनलार्ज हो जाते हैं, और इस इनलार्ज की वजह से इनसाइड द लंग्स हवा का दबाव कम हो जाता है। जब हवा का दबाव कम हो जाता है, एयर प्रेशर, तो फिर बहुत ज्यादा एयर रशेस इनटू लंग, इनसाइड द लंग। और ये जो मैंने लफ्ज लिखा है सकन, ये सक का मतलब है चूसना, हवा को बाहर से, हवा के रास्तों को के जरिए पहुंचाना, ठीक है ना। और एक्सपायरेशन का क्या मतलब है? पैसिव प्रोसेस है, बगैर एनर्जी के वाक़ हो जाता है। जब डायफ्राम बिकेम डोम, ये डोम है इस तरह का शक्ल, ठीक है ना, ये डोम हो जाता है, तो इंटरकास्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिब्स नीचे चले जाते हैं, चेस्ट कैविटी और लंग्स का साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा यानी एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स ज्यादा हो जाता है, और इस ज्यादा एयर प्रेशर की वजह से हवा खुद ब खुद ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, इस तरह एयर पैसेज के जरिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एनवायरनमेंट को वापस चली जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं द आउटटेक ऑफ एयर। याद रखिए कि इंस्पायरेशन को मेड्यूला ओब्लांगेटा के अंदर जो सेंटर कंट्रोल करती है, फांस जो मेड्यूला ओब्लांगेटा में लोकेट है, उस न्यूरॉन को कहा जाता है एब्नियास्टिक न्यूरॉन, एब्नियास्टिक न्यूरॉन। और जबकि एक्सपायरेशन के अंदर तो वो है नेमेटोटॉक्सिक न्यूरॉन, ठीक है ना। यानी एब्नियास्टिक न्यूरॉन क्या करता है? उस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है जो इंस्पायरेशन करता है, जबकि सोटोटॉक्सिक न्यूरॉन क्या करता है? वो एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। आई थिंक, और आपको यहां से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी ब्रीथिंग पर मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा कि क्या ये ब्रीथिंग वायलेंट्री है, ये खुद ब खुद वाक़ हो जाती है, या इनवायलेंट्री है। इस पर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इजाज़त चाहूँगा, अगर किसी टॉपिक में किसी जगह पर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट्स में कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें। लाइक तो बनता है कि इस गर्मी में मैं आपको टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, घर बैठे मैं आपको समझा रहा हूँ फ्री में, तो लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।